बिग थिंकिंग, सोच बड़ा करना पड़ेगा, सपने बड़े करना पड़ेगा। अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं, सबसे पहला काम करना पड़ेगा, इतना बड़ा सपना बनाना पड़ेगा जो सपना बनाने में भी डर लगता हो कि मेरे तो पूरे खानदान की औकात नहीं है सपने को पूरा करने की। वैसा सपना बनाना पड़ेगा, किसी भी लाइन से हो सकता है। या तो आप बड़ा नाम बनाने का बना लो, बड़ा पैसा बनाने का बना लो, बड़ी घर बनाने का बना लो, विदेश घूमने का बना लो, जो आपके दिल से हो। अपलाइन का बताया हुआ सपना बनाएंगे ना तो कामयाबी अपलाइन को मिलेगी। खुद के दिल से जब सपना बनाएंगे तो खुद को कामयाबी मिलेगी। बना सकते हैं? yes. कैसे काम करता है बिग थिंकिंग मैं बताती हूँ थोड़ा सा एक उदाहरण के साथ। देखो आज से मतलब 10-20 साल पीछे चलते हैं, 90 के दशक में। 90 के दशक में हमारे हिंदुस्तान में पूरे मोहल्ले में एक टेलीफोन होता था yes. और किसी के घर में कोई जरूरत होगा तो खबर वहां से मिल जाती थी। अच्छा, जो खबर देने आता था उसको भी चाय पानी मिलता था और जो बात करने जाता था उसको भी चाय नाश्ते के साथ स्वागत होता था, होता लेकिन yes. यानी बड़ा मेल प्रेम के साथ काम भी चल रहा था। जरूरत नहीं थी इससे ज्यादा की, जरूरत थी क्या? नहीं। आज के समय भी अगर मोबाइल को अपने जीवन से हटा दो तो क्या लोग भूखे मर जाएंगे? नहीं मरेंगे। क्या लोगों का सांस लेना बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा। यानी बेसिक जरूरत नहीं है। लेकिन उसी 90 के दशक में टेलीविजन में एक प्रचार आता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। यानी कि रिपोर्ट दूरदर्शन पे आता था। यानी एक बंदा बैठे बैठे एक सपना देख रहा था कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के हाथ में एक दिन मोबाइल फोन होना चाहिए। सपना देखा एक नहीं, पूरा कौन कर रहा है? हम सब कर रहे हैं, सब मिलकर। हमारे घर में आया क्या बोलने के लिए कि मेरा सपना है तुम पूरा कर दो? बोला क्या? नहीं बोला। उसने मजबूती से, ईमानदारी से सिर्फ सपने बने किए और उस सपने के ऊपर काम किया। कभी फ्री में सिम बंटवाए, कभी फ्री में सेट बंटवाए, कभी प्रीपेड कनेक्शन, कभी पोस्टपेड कनेक्शन, बहुत सारा दिमाग लगाया। उससे भी जब नहीं हुआ तो एक साल के लिए पूरे हिंदुस्तान को फ्री में यूज करो। सेट की प्रॉब्लम थी तो सेट भी सस्ते मिला, 4,000-5,000 का सेट मिलने लगा था उस वक्त। आज के समय तो 40 से नीचे में कुछ पसंद ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी को आदत लगानी थी। नतीजा क्या है सो देखो आज के समय में। पहले की मम्मी बच्चा को सुलाती थी ना तो लोरी सुनाती थी। आज की मम्मी लोग मोबाइल में रैप सुनाते हैं। पहले बच्चा को खाना खिलाते थे ना हम लोग तो कौवा मैना चिड़िया तो आज के समय मम्मी वीडियो ऑन कर देती है और बेटा के मुंह में डालते रहती है। वो क्या खा रहा है नहीं खा रहा है ना मम्मी को पता है ना बच्चे को पता है। इतने लोग डिपेंडेंट हो गए हैं आज के समय मोबाइल फोन के ऊपर। पहले अगर हमें घर में कुछ स्पेशल खाना बनाना होता था तो हम लोग अपनी सासू माँ को पूछते थे या मम्मी को पूछते थे। आज गट्टे की सब्जी अलग स्टाइल में बनानी है, कैसे बनाओ? पूछते थे ना। अरे बंदर बाबा से पूछते हैं, यूट्यूब में जाते हैं, गट्टे की सब्जी कैसे बनाओ? पूरी दुनिया इस एक सेट के ऊपर डिपेंड हो गई। सपना किसी और का था, पूरा हम सब कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं आज के समय हिंदुस्तान की कि आपके घर में आटा नहीं हो तो काम चल जाएगा, लेकिन मोबाइल में तो डाटा होना नहीं चाहिए। बड़े सपने बना सकते हैं, बड़ा सपना। अच्छा, ये तो आप बोलेंगे कि मोबाइल फोन में हुआ, अपना कैसे होगा? मैं बताती हूँ। मैं जब छोटी थी मेरे बचपन से मेरे सपने बहुत बड़े थे। मतलब ज्यादा दुनिया देखा नहीं था, फिल्में देखा था और हम हिंदुस्तानी लोग फिल्म तो देखते ही हैं। तो हमारे समय में 2010 में संडे के संडे पिक्चर आती थी ना, तो पूरा सप्ताह हमारा इंतजार रहता था कि संडे को शाम में फिल्म देखना है और बड़ा के ध्यान से देखते थे। और उस दौर की जितनी फिल्में हैं ना आप एक बार पलट के देखो, उस दौर की ज्यादातर फिल्मों में अक्सर इसको पहले तो बात चली जाएगी ना। उस दौर की जितनी भी फिल्में हैं ना, आप उस समय की दौर की फिल्मों को एक बार देखिए, उसमें हीरो हीरोइन ज्यादातर आपको अमीर ही दिखेगा और खास करके एक तो अमीर होना ही है। हीरोइन करेगा तो हीरो अमीर होगा और हीरो करेगा तो हीरोइन अमीर होगा। यश चोपड़ा की खास करके जो फिल्म
बहुत बड़ा सपना था बचपन का, फिल्म देखने नहीं आया था कि मुझे घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाना है। जब मेरी शादी हुई तो मैंने मेरे पतिदेव के पास एक दिन ये सपना रखा, तो सर ने मुझे कहा था कि मैडम अपनी जो औकात है उसमें ज्यादा से ज्यादा नेपाल लेके जा सकते हैं, क्योंकि सर बिहार से हैं और नेपाल बॉर्डर पे है, मतलब घर से पैदल भी चलेंगे तो शाम तक नेपाल पहुंच जाएंगे। तो सर ने बोला था ज्यादा से ज्यादा नेपाल लेके जा सकते हैं, इतने बड़े बड़े सपने मत देखो, सपने जब टूटते हैं तो बड़ा दर्द देता है। हम जिस दुनिया में जीते हैं ना, यहाँ हमें कदम कदम पे सिखाया जाता है कंप्रोमाइज करो, कदम कदम पे सिखाया जाता है, स्कूलों में भी पढ़ाते हैं तेती पाँव पसारिए जेती रामी सो, मतलब आपका चादर छोटा है तो पैर मार लो, चादर बड़ा करने की बात नहीं करता है कोई, वैसे दुनिया में जीते हैं। मेरे पतिदेव ने भी मुझे कहा था कि ज्यादा से ज्यादा नेपाल लेके जा सकता हूँ, लेकिन इस सिस्टम का पावर देखिए, बड़े सपने का पावर देखिए। सबसे पहली बार जब मुझे मेरे घर से कहीं जाने का मौका मिला तो मैं सबसे पहले घूमने के लिए स्विट्जरलैंड गई। इसलिए कैसे होगा, क्यों होगा, किसके माध्यम से होगा, ये सारे सोच में छोड़ देना है, सिर्फ बड़ा सपना बनाना। बना सकते हैं और देखो ये काम में महिलाएं ज्यादा अच्छा कर सकती है। क्यों कर सकती है मैं बताती हूँ, क्योंकि पुरुष जो होते हैं ना बचपन से उनको तैयार किया जाता है, तुम घर के लीडर हो, तुम घर के मुखिया हो, तुम्हें कमाना है, घर की जिम्मेदारी उठानी है, तुम अपना दर्द नहीं दिखा सकते हो, रो नहीं सकते हो, मर्द रो नहीं सकता है, ऐसा होता है परवरिश। मतलब बचपन से उसको मशीन बना दिया जाता है, इंसान बनने ही नहीं दिया जाता है। हर वक्त उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज होता है कि कैसे हम अपने घर को संभालें, कैसे अपने घर के लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। जरूरत से ज्यादा सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। मैं तो बोलती हूँ पूरी दुनिया काम करती महिला सशक्तिकरण पे, मुझे तो लगता है कि पुरुष सशक्तिकरण पे काम करना ज्यादा जरूरी है। सपने देखने का पावर खत्म हो जाता है, क्योंकि उनके जीवन में बस एक ही चीज चलता है कि वो एक कहावत है हमारे तरफ बोलते हैं कि भूल गए राग रंग, भूल गए कजरी, और तीन चीज याद है नमक तेल लकड़ी। उसी में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन हम महिलाएं जो है ना, ऊपर वाले की कृपा से हम लोग ज्यादातर घर में रहते हैं, बाहरी दुनिया से कम पाला पड़ता है, लेकिन तो हमारे पास मौका है बड़े सपने देखने का। आप बनाओ बड़े सपने, बनाओ अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन करने का सपना बनाओ। आप जो भी सपने बनाएंगे ये सिस्टम पावर देगा आपको पूरा करने का। कैसे पूरा होगा मैं बताऊंगी, तैयार है? यस। बना सकते हैं बड़े सपने? यस। कितने लोग आज बना सकते हैं? एक बार हाथ खड़ा करिए। अच्छा, हाथ खड़ा करके इतना सोच रहे हो तो सपना कैसे बड़ा होगा? एकदम मजबूती से खड़ा करिए ना। यस। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए अपने सपने के लिए। सपने बनाने के बाद करना क्या है? स्मॉल एक्शन। स्मॉल, छोटे छोटे कदम उठाने हैं, छोटे छोटे कदम। क्या कदम उठाने हैं? मैं कम शब्दों में बात करूंगी। क्या करना चाहिए कामयाब होने के लिए? इस सिस्टम में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, सेमिनार एक बहुत महत्वपूर्ण जगह होता है, जहां इसकी आप जितनी बड़ी तैयारी करेंगे ना उतना बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये नहीं सोचना है कि लीडर कौन आ रहा है, ये नहीं सोचना है कि लीडर को खिला कौन रहा है, ये सोचना है कि अगर हमारे शहर में सेमिनार हो रहा है तो सबसे ज्यादा लोग मेरे बैठे हैं। क्यों सोचना है बता देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ताली नहीं बज रहा है, मैडम अपना फायदा देख रही है। मैं बताती हूँ आपका फायदा कैसे होगा। हम जिस सिस्टम में काम करते हैं ना, देखो जब कोई हम इंडस्ट्रीज खोलते हैं, जब कोई फैक्ट्री खोलते हैं तो फैक्ट्री में हमें कच्चा माल लाना पड़ता है। कच्चा माल लाना पड़ता है। अगर हम कपड़े बनाएंगे तो पहले हमें धागा लाना पड़ेगा, तभी कपड़ा बना सकते हैं, मशीन लगाना पड़ेगा। इस इंडस्ट्रीज में आपका कच्चा माल, आपका टूल्स, आपका रॉ मटेरियल जो है सो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक है, लोग हैं। आपके साथ जितने ज्यादा लोगों की संख्या होगी, वो जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, उतनी बड़ी पूरी आपकी ड्रीम होगी।
लोग इस सिस्टम से कामयाब हुए हैं, कुछ ना कुछ अच्छा बताने चाहिए। तैयारी हमें ये करनी चाहिए कि 4 आदमी के बिना तो कम से कम आएंगे ही, क्योंकि मुर्दा भी स्मशान में जाता है तो 5 को लेके जाता है, 4 के कंधे पर ही आगे आगे जाता ही नहीं जाता है। हम तो जिंदा हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अच्छा, आसान नहीं है। जब आप तैयारी करने जाएंगे तो लोग नखरे करेंगे, उनका फर्ज है, करना है, क्योंकि सभी को अगर समझ में आ जाएगा तो भैया हमारी फैक्ट्री में साबुन बनाएगा कौन? अगर सभी को आर्थिक समझ में आ जाएगा, सब आर्थिक करने लगेंगे, तो ये जो इतने सारे प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं वो कहाँ से मिलेगा? इसको बनाने वाले लोग भी तो चाहिए ना। तो सभी को समझ में नहीं आएगा, चिंता नहीं करना है, आपका काम है ईमानदारी से बताना। लोग हाँ बोले बहुत अच्छा, जो ना बोले नाराज नहीं होना है, ऊपर वाले से प्रार्थना करना है, क्योंकि जिसका शनिचरा खराब है उसका आप कुछ नहीं कर सकते। जिसका शनि बिगड़ा हुआ है ना, उसको नहीं समझ में आता, तो ये आपकी गलती नहीं है, उसकी गलती है। अपने से प्रयास करनी है, सेमिनार की गई तैयारी करनी है, जब भी करना है। DTW, LDP ये सारे हमारे स्मॉल एक्शन में है। इसके अलावा अभी जो हमारी कंपनी की तरफ से चल रहा है बहुत ही शानदार, देखो मैं वही बातें बताऊंगी जो करके मैंने रिजल्ट दिया है। एक बहुत ही शानदार की तैयारी जो हमारी कंपनी की तरफ से चल रही है, ULP क्विक। एक ऐसा जगह है कि ईमानदारी से सही तरीके से अगर आपने ULP को सीख लिया, ULP पे काम करना शुरू कर दिया, तो आपकी इनकम बहुत अच्छी हो सकती है। सीखना पड़ता है कैसे करना है और कैसे लोगों को इन्वाइट करना है। तो मैं बातों में थोड़ा सा उसके बारे में भी लूंगी, अभी स्मॉल एक्शन पे बात करती हूँ कि और क्या करना चाहिए। ये सब मैंने बताए हैं ग्रोथ करने के तरीके, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है स्मॉल एक्शन में, जिसमें ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, वो है 100% प्रोडक्ट यूज नो एक्सक्यूज। अगर आप इस सिस्टम से कामयाब होना चाहते हैं, कसम बनाना पड़ेगा कि आज से, जब से मैंने सपने बड़े बनाए हैं, जब से मैंने सोचा है कि अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना है, अमीरी लानी है, अपना नाम बनाना है, अपना पहचान बनाना है, तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा 100% प्रोडक्ट यूज। जो प्रोडक्ट आरसीएम में है वो अगर हम बाहर से ला रहे हैं, इसका मतलब है कि लक्ष्मी जी तो आने को तैयार है, हम दरवाजा बंद करके खड़े, घुसने नहीं देंगे। और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज महिलाओं को आता है, क्या हम थोड़े शौकीन तो होते ही हो। भाई पुरुषों की अगर जरूरत की बात करें तो ये बहुत करेंगे ना, तो ये अगर अपने लिए कपड़े खरीदने जाएंगे तो 2 मीटर में शर्ट होती है, 1.5 मीटर में लगभग पैंट होती है, मतलब ऊपर से नीचे तक 4 मीटर में निपट जाते हैं। हमारी शुरू की 5 मीटर से होती है, बाकी चीज तो उसके बाद है कि नहीं। यानी ज्यादा आरसीएम कौन कर सकता है? महिलाएं कर सकती है। लेकिन चैलेंज क्या होता है कि हमें तो शिफॉन वाली साड़ी चाहिए थी, दुकान पे गए तो कॉटन वाली मिल रही है, हमें तो रेड कलर में चाहिए था, दुकान पे ब्लैक कलर में मिल रहा है। आती है चैलेंज, आती है ना? कितने लोगों को आती है मैं आगे से बताऊं, क्योंकि आप लोगों के पास ज्यादा आती है, मैं देख रही हूँ। तरीका मैं बताने वाली हूँ कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। देखो मेरे अपलाइन ने मुझे कामयाबी का 2 मंत्र बताया था, बता दूं? यस। जानना चाहते हैं? यस। पहला 100% प्रोडक्ट यूज नो एक्सक्यूज। मेरे अपलाइन ने जब बताया ना, मैं अपनी आर्थिक स्थिति बता चुकी हूँ कि कैसा था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने डिसीजन लिया कि आज के बाद अगर कपड़े पहनेंगे तो आरसीएम भी पहनेंगे। जो मेरे पास कपड़े थे मैंने अपने रिश्तेदारों में बांट दिए, डोनेट कर दिए सारे कपड़े। औकात नहीं थी ज्यादा कुछ खरीदने की। उस वक्त कल्पना साड़ी आई थी, नई नई लॉन्च हुई थी, 195 रुपए में आती थी कल्पना साड़ी। 3 साड़ी मैंने खरीदा था बस, 3 साड़ी आरसीएम के शुरुआती के 2 साल। उसी 3 साड़ी पे मैं घर में भी पहनती थी, सेमिनार में भी जाती थी, कोई फैमिली फंक्शन भी होता था तो वही साड़ी पहनती थी। देखो आरसीएम का साड़ी होता है इतना अच्छा, लेकिन जल्दी खराब ही नहीं होता। उसको जितना धो लो वो उतना नया होते जाता है, पता नहीं कौन सा उसके अंदर में खजाना डला हुआ है। 3 साड़ी 2 साल। जब मैं घर में पहन के जाती थी ना किसी फैमिली फंक्शन में, लोग सामने से मजाक उड़ा देते थे, लोग मुंह पे बोल देते थे कि तुम
नहीं है। लोगों की इज्जत में पड़ता था कि कैसा कपड़ा पहन के मेरे फंक्शन में आ गई। लेकिन उस दिन मैं लोगों से एक ही बात कहती थी, इस साड़ी का कलर डिजाइन भले ही अच्छा ना हो, ये साड़ी एक दिन मेरे जीवन का कलर और डिजाइन अच्छा है। यस। और आज के समय में दुनिया की सबसे महंगी साड़ी खरीदने की भी औकात है मेरी। दुनिया की सबसे महंगी साड़ी खरीद सकती हूँ। और मेरा एक शौक भी है। अभी मैंने जैसे उदयपुर मेरा आना हुआ तो मैंने सर से बात भी की थी, सर मुझे राजस्थानी कल्चर का साड़ी पहना देगा। मुझे लगता है सर मेरा एक शौक है, जिस भी स्टेट में जाती हूँ पहनूं या नहीं पहनूं जमा जरूर करती हूँ अपने पास। हर स्टेट का मेरे पास कलेक्शन होना चाहिए। और सर मैंने लिया मालदास रोड से जाके लहंगा लिया खुद के लिए। वो यूज कितना होगा पता नहीं, लेकिन जब मैं मेरा वार्डरोब खोलूं तो मुझे हर स्टेट का कपड़ा उसमें दिखना चाहिए। ये मेरा शौक है। अगर उस दिन हम वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किए होते ना तो आज ये शौक मेरा पूरा नहीं होता। अभी तक मेरे पास लगभग 16 स्टेट के कपड़े हो चुके हैं। क्या बात है। लेकिन मजे की बात क्या है, कपड़े वो वार्डरोब में जमा है। पहनने में आज भी मजा आता है। आरसी वाली साड़ी मेरे साथ भी चैलेंज आती है। जिसको ये जो साड़ी है मैंने ये मुंबई से लिया था, ये बिल्कुल प्लेन थी। मेरे साथ भी चैलेंज आती है कि कोई डिजाइन कभी नहीं मिलता है, कभी कलर नहीं मिलता है। ब्लैक कलर की बहुत दिन से ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहा था, प्लेन मिला। मैंने ये लेस अलग से खरीदा, इसको डाल दिया। कर तो सकते ना अपने हिसाब से। आप अगर लहंगा भी पहनना चाहते हो, जो पोशाक है आपकी वही पहनना चाहते हैं, पहनिए वही पहनिए। आज से पहले 2 साड़ी लीजिए, उसका बनवा लीजिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? आसान है। हम तो महिलाएं हैं, क्रिएटिविटी ऊपर वाले ने डाल के भेजा है, सृजन करने के लिए तो भेजा है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, अपने हिसाब से फैशन बना लो, लेकिन कमिटमेंट पक्का कर लो कि आज से जो भी यूज करेंगे वो आरसीएम का ही प्रोडक्ट यूज करेंगे। कर सकते हैं? यस। हमारे हिंदुस्तान में जिस दिन बेटी का जन्म होता है ना, वो के घर में लक्ष्मी आई है, होते ना। बहू आती है तो आरती उतारते हैं, लक्ष्मी आई है। और 4 दिन बाद वो लक्ष्मी घर वालों के आगे हाथ फैलाना शुरू करती है। बिंदी खरीदना है जी, लिपस्टिक खरीदना है जी, सिंदूर टूट गया जी, साड़ी खरीदना है कि नहीं? कैसी लक्ष्मी है? कैसी लक्ष्मी है? लक्ष्मी तो वो होनी चाहिए जो जब हाथ झाड़े ना तो उसमें से पैसे झड़े। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और ये लक्ष्मी का नजर पे हाथ फैला रही है। तो ऊपर वाले ने हमें सिर्फ लक्ष्मी कहलाने का नहीं, लक्ष्मी बनने का भी मौका दिया है। और कितने अच्छे से प्लानिंग किया। देखो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है हमारे पास क्या है? एफएमसीजी, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है महिलाएं। बिल्कुल। अब आप कपड़े धोएंगे, साबुन पानी में बहाएंगे तब भी घर में पैसे आएंगे, सब्जी में नमक डालेंगे तब भी पैसे आएंगे, मसाले डालेंगे तब भी पैसे आएंगे, किसी को मिक्सर या बिस्कुट खिलाएंगे तो भी पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? यानी ऊपर वाले ने पूरा मौका दिया है आपको लक्ष्मी बनने का। आज भी अगर आप नहीं बन पाते हैं तो ऊपर वाला भी बुढ़ापा में बदला लेगा। कर सकते हैं 100% प्रोडक्ट यूज? मुश्किल है कि आसान है? आसान है। आसान है? हो सकता है? सपना अगर बड़ा होगा तो आसान हो जाएगा, सपना अगर छोटा होगा तो ये भी काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज मैं 3000 किलोमीटर दूर अकेले आई हूँ ना, इसलिए नहीं आई हूँ कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। आरसीएम से आज के समय इतनी इनकम आ रही है कि कुछ काम नहीं भी करेंगे तब भी अगला पीढ़ी मुश्किल से खाएगा, अपनी तो बात छोड़ दो। लेकिन एक कमिटमेंट लिया है मैंने अपने आप से। जैसे मेरे जीवन में बदलाव आया है, जैसे मेरी जिंदगी बदली है, आज मैं जब जो चाहूँ वो करने की क्षमता रखती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि पति को वैल्यू नहीं देते, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये होता है कि भाई पत्नी कमाने लगेगी तो हमें तो पूछेगी ही नहीं। मैंने पहले ही बताया है कि मैंने कमा के सबसे पहला जो गिफ्ट दिया वो पति देव को कार खरीद के दिया है। तो सुख तो वही कर रहे ना कार का, मुझे तो चलाना भी नहीं आता है। तो भाई घर में जब पत्नियां भी कमाएंगी तो घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आज मैं अगर यहाँ पे आई हूँ, एक सपना है मेरा, और देखो ऊपर वाले की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। मैंने जो भी सपने देखे मेरा पूरा हुआ है। मैंने बताया मेरा नाम
मेरी इनकम सब कुछ बताया। यस। जो सपने मैंने देखे हैं जीवन में मेरी पूरी हुई है। और एक सपना मैंने देखा था आज से 1 साल पहले। 5 साल के लिए हिंदुस्तान के हर कोने में जाने को तैयार हूं, किसी भी जगह पे, बिना किसी शर्त के जाती हूँ, हर जगह जाने को तैयार हूँ। बस एक सपना है, एक ड्रीम है, इस 5 साल में मुझे पूरे हिंदुस्तान से खुद के जैसी 1000 महिला लीडर तैयार करना। क्या बात। और 1 साल हो चुका है मेरा। 1 साल में अभी तक 4 ऐसी महिला लीडर है जो पहले आरसीएम में थी तो लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। आज के समय वो अच्छे से काम भी कर रही है, जिनकी मीटिंग सेमिनार हो रही है। 400 से ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं जो पहले आरसीएम में 0 थी और आज के समय वो घर से निकल करके काम कर रही है, जो महीने की 500 से लेकर के 50,000 तक की इनकम तक पहुंची है। 1 साल की रिजल्ट मैं बता रही हूँ। अगला 4 साल, अगला नंबर किसका है ये खुद चुनना है। आना चाहते हैं उस नंबर में? यस। पक्का? तो पुरुष को यस बोल रहे हैं, मैं बात आपको भी करेंगे यस की। अपनी सुनने वालों को खुद बताना पड़ेगा। आना चाहते हैं? कितनी महिलाएं चाहती हैं कि आपके पास भी नाम हो, सम्मान हो, पैसा हो? चाहते हैं? एक बार जोर से एनर्जी वाली बोली, ऊपर वाले तक आवाज जाना चाहिए। चाहते हैं? एक बार जबरदस्त तैयारी होनी चाहिए खुद के लिए। करना क्या पड़ेगा? स्मॉल एक्शन पे काम करना पड़ेगा, 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। और तीसरा जो है कंसिस्टेंसी। लगातार 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 लगातार। एक दिन कर लेंगे, आज किया, कल 2 दिन आराम करेंगे, क्या होता है? अभी तो 100% प्रोडक्ट यूज की बात किए हैं, 2 दिन कुछ और भी कर लेते हैं। अगर इस तरह से करेंगे तो जिंदगी में कभी भी कामयाबी नहीं आएगी। लगातार जो काम करते हैं वही कामयाब होते हैं। एक छोटी सी उदाहरण से मैं एक आदमी को उदाहरण से बात बताना चाहती हूँ। दशरथ मांझी का नाम सुना ना आप लोग? यस। दशरथ मांझी, जिनको माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। जो लोग नहीं सुने हैं एक बार ध्यान से उनकी स्टोरी को सुनिए। बड़े शहर में वो काम कर रहे थे, दिल्ली शहर में काम कर रहे थे, नौकरी थी अच्छी खासी। गांव में आए, एक लड़की से प्यार हो गया, शादी किए, संजोगवश से दोबारा नौकरी पे नहीं गए, कुछ दिन वहीं रह गए गांव के माहौल में ही। ऐसे जगह पे गांव थी जहां पे साधन कुछ नहीं था, 2 बच्चे भी हुए। उस गांव में एक पहाड़ था, ये बिहार की कहानी है, नवादा की हकीकत की कहानी है, कोई कहानी नहीं हकीकत है। जो गांव था वहां पे एक बहुत बड़ा पहाड़ था। शहर जाने के लिए उस पहाड़ को पार करके जाना पड़ता था। घूम के नहीं, पहाड़ को पार के, घूम करके भी जगह नहीं था। तो अब उस पहाड़ से छोटा छोटा रास्ता होगा जिसको पार करके लोग जाते थे। उसी पहाड़ को पार करने के क्रम में एक दिन उनकी पत्नी पहाड़ से फिसल जाती है और डेथ हो जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल तक भी पहुंचने के लिए इस पहाड़ को पार करके ही जाना होता है। जब ये घटना उनके साथ होती है ना, तो उनके पास भी 2 ऑप्शन था। गाली दे सकते थे सरकार को, कुछ नहीं करता है, बेकार सरकार है। अपने बच्चों को छोड़ करके उस गांव को, मतलब गांव को छोड़ देते, बच्चों को लेकर के दूसरे शहर में जाकर के सेटल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद के लिए नहीं सोचा, उन्होंने पूरे गांव के लिए सोचा। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन और भी महिलाएं मरेंगी, और भी बच्चे मरेंगे इस पहाड़ से गिर करके। गांव वालों के पास बात किया कि इस पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाना है। गांव वाले को लगा कि पागल हो गया है, पत्नी भी सोच में संभव है क्या, हो सकता है क्या, सरकार जो काम नहीं कर पा रही वो काम हम कर लेंगे, संभव ही नहीं है। लोगों ने मना कर दिया, इनकार किया, लेकिन उनके अंदर जुनून था। उन्होंने ये ठान लिया कि आज के बाद इस पहाड़ से गिर करके इस गांव की कोई भी बहू बेटी नहीं बनेगी, मैं रास्ता बना के रहूंगा। कोई साधन नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, कोई इंजीनियरिंग नहीं पता थी, सिर्फ और सिर्फ जुनून था। शुरुआत कहां से की? एक छोटे से छेने और हथौड़े से। एक
मोबाइल से काटना शुरू किया। जिन लोगों के लिए वो रास्ता बना रहे थे वो लोग गाली देके जा रहे थे, पगला गया है, दिमाग खराब हो गया है, जो काम नहीं हो सकता है वो कर रहा है, मदद कोई नहीं करने आ रहा था, उल्टा ताना दे रहा। लेकिन वो रुके नहीं, झुके नहीं, लगातार 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 छेनी हथौड़ी पे बार बार चोट करते गए। ऊपर वाला भी आसानी से कुछ नहीं देता है। परीक्षा में दिया, कई बार तबीयत खराब हुआ, कई बार खाने को कुछ नहीं था, क्योंकि और कोई काम कर नहीं रहे थे, एक ही लक्ष्य हो गया था बाहर तोड़ना है। खाने की भी तंगी हो जाती थी, कभी किसी को दया आ जाता था तो कोई घर से तो रोटी ला के दे देता था, वो भी 4 बात सुना के जाता था, काम करेगा सोने बिना मतलब के काम में लगे हुए हैं। लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। एक बार उसी पहाड़ से एक सांप निकल करके आया और उनके पांव के अंगुली में काट दिया। डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं था, मदद के लिए कोई था नहीं। उनको लगा कि अगर ये सांप का जहर मेरे ऊपर चढ़ गया तो मेरा ये पहाड़ तोड़ने का सपना नहीं रह जाएगा। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो पता उन्होंने क्या किया, उसी छेनी से अपनी उस उंगली को काट करके फेंक दिया जिसमें सांप ने काटा। लेकिन अपने लक्ष्य से नहीं हटे, अपने टारगेट से नहीं हटे, और सिर्फ छेनी हथौड़ी से तोड़ के उस 20 फुट मतलब उस पहाड़ को काट करके 20 फुट लंबा और लगभग से 10 फीट चौड़ा रास्ता उन्होंने लगाया। क्या बात है। 20 फीट लंबा, हाँ, बीच से पहाड़ के बीचों बीच काट दिए, क्योंकि इंजीनियर तो थे नहीं कि देखते कि किधर से आसान होता है, बस जहां से मर्जी हुई शुरू की। आज के समय वहां पे रोड बन गई है, लेकिन आज भी वो रोड जो है उनके नाम से जाना जाता है, और उसी तरह से उस रोड को रखा गया है। बहुत ज्यादा उसमें भी कुछ किया भी नहीं गया है। एक आदमी जब ठान लेता है और लगातार लगे रहता है ना तो कुछ भी कर सकता है। पहाड़ तोड़ने से मुश्किल काम है क्या हासिल करना? नहीं है ना? नहीं किया जा सकता है। यस, बस 2 मंत्र याद रखने होंगे। एक मैंने बोला 100% प्रोडक्ट यूज, लो यूज कर सकते हैं। यस। दूसरा का आपके एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, जो बोले उसको आंख बंद करके विश्वास करें। कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं करना है। आपके एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, इस बात पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि क्या होता है सिस्टम से अपलाइन तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं अपलाइन और कुछ होते हैं अपलाइन। तो इस अंतर को थोड़ा समझना जरूरी है। सुनना किसका है? अपलाइन का। अपलाइन का, अपलाइन का नहीं सुनना है। नहीं तो पता चलेगा आपको भी बैठा दिया। अब पहचाने कैसे अपलाइन कौन है, अपलाइन कौन है? किसी के माथे में थोड़ी लिखी हुई है, जानेंगे कैसे? तो एकदम सीधी उपाय है, सीधा सा तरीका मैं बताती हूँ। जिसके संगत में रहने से आपका ग्रोथ हो, जिसके संगत में रहने से आपका टीम का ग्रोथ हो, जिसके संगत में रहने से आपके टर्नओवर की ग्रोथ हो, जिसके संगत में रहने से आपके इनकम की ग्रोथ हो, वो आपका अपलाइन। जो निगेटिव बात करे किसी के भी बारे में, चाहे कंपनी के बारे में करे, अपलाइन के बारे में करे, प्रोडक्ट के बारे में करे, जो निगेटिव बात करे वो आपका ठपलाइन। आसान है पहचानना? यस, पहचान सकते हैं? कर सकते हैं? इस मंत्र को मान सकते हैं? क्या क्या करना है एक बार बताइए। 2 काम मैंने बताए हैं। 2 काम क्या करना है? 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। दूसरा एक्टिव अपलाइन एंड ग्रोइंग अपलाइन का, हाँ, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो करना है। वो जो बोले उसमें कोई किंतु परंतु नहीं करना है। ध्यान में रखना है कि सिर्फ आरसीएम से रिलेटेड, घर के मामले में नहीं घुसाना है। पति से झगड़ा हो गया तो सास ताना दे रही है, इन चक्करों में अपलाइन को नहीं डालना है ना? कर सकते हैं। ये 2 मंत्र मैंने बताए हैं आरसीएम में कामयाब होने के। अब मैं थोड़ा सा आती हूँ कम समय में, है क्या आरसीएम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नए भारत के निर्माण की। अभी बहुत अच्छा यहाँ पे एक बच्चा ने बहुत अच्छा नारा लगाया था स्वास्थ्य सेवा संस्कार पे। बहुत अच्छा लगा कि यंग जनरेशन इतनी तेजी से, इतने यूनिक तरीके से निकल करके आ रहे हैं सामने में। नए भारत का निर्माण है क्या और करना कैसे है, चंद शब्दों में इसमें मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले
पहले तो नए भारत के निर्माण में करना क्या है, क्योंकि किचन में भी हम जाते हैं ना, तो सब्जी किस चीज की बनानी है वो पहले सोच के जाते हैं कि नहीं? और हम भारत बनाने की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी बना हुआ है, हमें इसमें क्या बनाना है। तो एक छोटे से रेशियो से हम बात करना चाहते हैं आप लोगों के बीच में। स्वास्थ्य सेवा संस्कार की हम बातें कर रहे हैं, क्यों करना है हमें स्वास्थ्य रक्षा पे काम, जो हमारा सबसे पहला मिशन है। 3 मिशन है हमारा, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण कैसे होता है मैंने दिखाया, क्योंकि सबसे मुझे लगता है सबसे बड़ा उदाहरण मैं ही हूँ महिला सशक्तिकरण का। स्वावलंबन भी देखा है आप लोगों ने, 6 महीने तक लगातार प्रोडक्ट यूज करते हैं तो फ्री मिलता है, उसके बाद जब लोगों को बताते हैं तो इनकम आना शुरू होता है, यानी स्वावलंबन की भी शुरुआत पता है। स्वास्थ्य रक्षा पे काम क्यों कर रहा है? आज के समय तक हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं, इतने सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, हमें क्या करना है। तो एक छोटे से रेशियो से मैं बात करना चाहती हूँ। देखो आज के समय में हिंदुस्तान में जो लोगों की मृत्यु दर है ना, इसको लेकर के मैं थोड़ा सा बात करती हूँ। ये हमारी पीढ़ी है। आज के समय में जो न्यूज आती है टीवी में या आसपास के हम लोग देखते हैं, हमारी पीढ़ी यानी जो अभी 40-50 के आसपास है उनकी बात करते हैं। 60 साल तक जिंदा रहना आज के समय लोगों के लिए मुश्किल हो गया। मानते इस बात को? अगर नहीं मानते हो तो गूगल बाबा से पूछ लीजिएगा, अंबानी जी की कृपा से सबके हाथ में है। आप एक बार पूछ के देखिएगा पिछले 2 साल में कितने सेलिब्रिटी की डेथ हुई है, और उसमें आप देखिएगा कि वैसे लोग जिनके पास खाने की कमी नहीं थी, मतलब जो अच्छा खाते थे, अच्छा पैसा है, अच्छी पैकेज है, वो लोग भी 60 तक जाना मुश्किल हो रहा है। और कब किसकी डेथ हो जाएगी पता ही नहीं चल रहा है। ये रेशियो आज के समय में हो गया, यानी हमारी जो पीढ़ी है 60 साल की इनकी मृत्यु दर है। लेकिन यही आपसे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं ना, हमारे जो पिताजी थे 80 तक चलते फिरते आराम से ना, कुछ लोग अभी हैं भी जो कि 80 तक की उम्र में कोई बीमारी भी नहीं है। तो हमारे पिताजी की जो एज थी वो 80 के आसपास की थी। इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं हमारे दादाजी, 100 साल को आराम से दादाजी एकदम घर में शासन चला के जिंदा रहते थे, है कि नहीं? 100 साल के दादाजी के सामने भी मजाक नहीं कि कोई नजर उठा दे, क्योंकि शरीर में भी उनकी ताकत थी, स्टेमिना भी थी, यानी 100 साल आराम से चलते थे। अगर सिर्फ इसी रेशियो को देखें तो हर पीढ़ी 20 साल डाउन। अगर ये रेशियो ऐसे ही चला तो हमारे आने वाले बच्चे 40 जो हम नेक्स्ट जनरेशन की इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, और अगर ऐसे ही चला 20 और इसके बाद 0 क्या होगा कुछ पता नहीं। ये रेशियो को ठीक करना है। अगर इस पे विश्वास नहीं हो रहा, मैं आज एक और प्रैक्टिकल बताती हूँ, बिल्कुल जिसको आप अपने लाइफ में देख सकते हैं। हमारी दादी नानी का जब समय था ना, घर में 5-6 बच्चे महिलाएं ऐसे ही पैदा करती थी। दिन भर काम करते करते सुबह से लेकर शाम तक काम कर रही है, कब डिलीवरी हो गया पता ही नहीं चला। पता था कि नहीं? मम्मी का जमाना आएगा, भाई बच्चा पैदा करना इतना आसान काम नहीं है, थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, आयरन कैल्शियम खिलाना पड़ेगा, थोड़ा सा सेवा करना पड़ेगा। बच्चों की संख्या घट के हो गई 3-4, है ना? उसके बाद अगली पीढ़ी की बात करते हैं। हमारे समय में आते आते टेटनस का इंजेक्शन लेना है, ये टेस्ट कराना है, वो टेस्ट कराना है, सोनोग्राफी कराना है, हर महीने डॉक्टर के पास जाना है। घर में डिलीवरी होना लगभग बंद हो गया, अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अभी जो हमारी पीढ़ी है, किसी के घर में अगर बच्चे का जन्म होता है ना, तो हम ये नहीं पूछते कि लड़का है कि लड़की, हम पहले पूछते हैं कि नॉर्मल है कि सिजेरियन। मतलब माइंड सेट हो गया है कि बच्चे का जन्म अगर हुआ है तो सिजेरियन ही होगा। नॉर्मल भूल गए लोग आज के समय की, नॉर्मल प्रोसेस में था। बहुत कम ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी आज के समय में हो रही है। 3 पीढ़ी का ये रेशियो, अगर यही रेशियो चला तो जो हमारे आने वाले बच्चे हैं
आप एक चीज पे विशेष ध्यान देना। मैं आज हिंदुस्तान में लगभग बहुत शहरों में जाने का मौका मिलता है मुझे। एक चीज मैं देखती हूँ, हर बड़े शहर में एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है IVF सेंटर। बिल्कुल। IVF सेंटर मतलब सीधी सी बात इतना सा समझ जाइए कि जो माँ बाप बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं, साइंस मदद करेगी उनको बच्चा पैदा करने में। IVF का यही काम है। अच्छा, इतने बड़े बड़े लोग इंडस्ट्रीज अपना लगा रहे हैं तो उनको पता है कमाएंगे, तभी तो पूंजी लगा रहे हैं, फालतू में थोड़ी लगा रहे हैं। और ये हो रहा है, खास करके आज के समय जो बच्चे कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, अगर उन लोगों की आप देखो, आज के समय माँ बाप बनना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। पहले तो लोग सोचते हैं कि कैरियर सेट करते हैं, पैसे बनाते हैं, उसके बाद बच्चे लाएंगे। अच्छा, बच्चा पालने के लिए मतलब अभी अगर आप शादीशुदा कपल को आशीर्वाद दे दो कि दूधो नहाओ कूदो फलो, तो सामने से जवाब आता है कि पहले औकात बनाने दो। आता है कि नहीं आता है? पहले लोग इंतजार करते थे इसका, अभी बोलते हैं कि पहले औकात तो बनाने दो। कैपेसिटी नहीं है बच्चों को पालने का, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चा को लाने का सिर्फ अगर बात करेंगे ना, तो पहले तो पता नहीं IVF में कितना खर्चा करना पड़ जाए। चलो अगर ऊपर वाले की कृपा से उसमें नहीं भी करना पड़े, तो एक डिलीवरी के प्रोसेस में आज के समय 1 से 1.5 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि नॉर्मल का तो दिमाग हटा होना नहीं है। इसके बावजूद भी पहले बच्चे का जन्म होता था घर में ही, जो उसको तबीयत खराब हुआ, कुछ हुआ, घरेलू इलाज से ठीक हो जाता था। आज के समय बच्चा जन्म लेते ही जॉन्डिस हो जाता है, जन्म लेते ही ICU में डालना पड़ता है। अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं कि बर्थ जॉन्डिस तो नॉर्मल बात है, तो भैया आज से 2 पीढ़ी में क्यों नहीं थी? आज से 2 पीढ़ी पहले क्यों नहीं हो रही थी बर्थ जॉन्डिस? आज के समय में बच्चा जन्म नहीं लेता है कि उसको ICU में डालना पड़ता है। ये जो रेशियो बदला है ना, देखो बच्चे तो यहाँ भी आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि साइंस तेजी से डेवलप हो रहा है, कुछ ना कुछ तो करेगा। लेकिन ये पीढ़ी जब अपने बच्चों को लाने के लिए सोचेगा ना, तो बच्चे को जन्म देने से पहले आर्टिफिशियल हार्ट, आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल लंग सारा व्यवस्था करना पड़ेगा। जन्म होते ही पता नहीं कौन कौन से पार्ट बदलने पड़े। ये स्थिति है, ये रेशियो बन रही है हमारे हिंदुस्तान में। ये 40 वाले तो फिर भी मामला संभाल लेंगे, 20 वाले करेंगे क्या? इनकम की तो बात हम कर लेते हैं, घर बनाना है, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनानी है, रॉयल्टी इनकम कमानी, सिर्फ आरसी में नहीं, बाहरी दुनिया में भी हर किसी का एक विचार होता है बच्चे के लिए इतना कमा के देने जाना है। बच्चा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसकी तो गारंटी करो। और इस गारंटी को ठीक करने के लिए हमें आर्सिंग करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये जो रेशियो बिगड़ा है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से बिगड़ा है, हमारे उल्टा सीधा खाना पीना खाने की वजह से बिगड़ा है। और इस रेशियो को सुधारने का काम कर रहा है आरसिंग, क्योंकि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है वो ऐसे प्रोडक्ट है जो कि हेल्थ के लिए अच्छा होगा। जैसे अगर मैं टूथपेस्ट की बात करूं, तो मार्केट में जो भी टूथपेस्ट अवेलेबल है उसमें कुछ ऐसे हानिकारक केमिकल है, मैं नहीं बोल रही हूँ, आप उसके इंग्रेडिएंट्स को खोल करके खुद ही देख लेना। उसमें लिखते हैं कि 6 साल से कम उम्र का बच्चा अगर निगल लेता है तो पॉइजन स्पेशलिस्ट भी लो, कुछ तो ऐसा ही कुछ नहीं लिखा है, मैं नहीं बोल रही कुछ। अब अगर निगलने से जहर अंदर जा रहा है तो नहीं भी आप निगलते हो तो जितना देर आपके मुंह में रहता है कुछ ना कुछ अंश जा रहा है कि नहीं जा रहा? यस सर। स्लो पॉइजन से धीरे धीरे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा करती है। उसका उपाय हमारा आरसीएम लेके आया है, जिसमें ऐसा कोई भी हानिकारक तत्व नहीं है। बिंदास बच्चा खा भी ले तो टेंशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि खिला दीजिएगा चॉकलेट समझ के, लेकिन खा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अपने साबुन की बात करें, किसी भी हमारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, किसों की बात मैं अभी नहीं कर रही हूँ, किसों को छोड़ के जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें साबुन, शैम्पू, बॉडी लोशन, क्रीम, ये सब चीजें आती है जो हमें सुंदर बनाने के काम में आता है। अब मार्केट का कोई सा भी प्रोडक्ट उठा लो, उसमें आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, जिसमें एक इंग्रेडिएंट्स होता है जिसका नाम होता है पैराबीन। गूगल बाबा से पूछ लीजिएगा कि पैराबीन क्या है। जिस दिन मैंने सर्च किया था ना, मेरा दिमाग हिल गया।
कैंसर हो सकता है, बर्थ एब्नॉर्मलिटी हो सकता है, यानी आपके आने वाले बच्चे दिमाग से या शरीर से अपंग पैदा हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है। हम चले हैं सुंदर बनने और पता चला हमारे घर की सुंदरता खराब हो गई। ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन आप आरसीएम का कोई सा भी प्रोडक्ट उठा लो, उसमें पैराबीन नाम की चीज नहीं है। मैंने अभी विषयों की बात ही की है, किसों को बड़ा स्पेशल है, उसमें तो स्पेशल बातें होती हैं। इसके अलावा ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है कि किसी भी तरह से हमारे स्वास्थ्य को नुकसान नहीं करेगा। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आपके अंदर आ गई है तो एक बहुत ही शानदार मधुसोडियम रस, मैं तो इसकी फैन हो गई हूँ। मेरे जीजा जी 12 साल से डायबिटीज से परेशान थे और मैंने आरसीएम के और भी 1-2 प्रोडक्ट उनको दिया था, लेकिन सूट नहीं कर रहा था तो दोबारा नहीं कर रहे थे। मात्र 10 दिन इसको लेने के बाद तो उनका शुगर नॉर्मल हो गया। अभी उनकी ऐसी आदत हो गई कि जम के मिठाई खा लेते हैं और उसके बाद मधुसोडियम रस पीते हैं। बोलते कि 12 साल बाद अब तो मीठा खाने में मजा आ रहा है, इतना दिन से छोड़ के रखे थे। मतलब इतना जबरदस्त इसका रिजल्ट है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मिठाई खाइए, परहेज में रहना जरूरी है, लेकिन इतना शानदार इसका रिजल्ट है, खास करके डायबिटीज। इसके अलावा आपके पाचन तंत्र को ठीक करेगा और ब्लड हेल्थ ठीक है ना तो दुनिया में सब ठीक है। तो इसमें ये बहुत मदद करती है। और इसके बारे में तो ऐसे सर ने भी बात किया कि फेवरेट प्रोडक्ट है, मैं तो बोलती हूँ मिनिमल प्रोडक्ट है। जैसे हम लोगों को कुछ पूछना होता है ना, यहाँ से उदयपुर जाने का रास्ता, तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल बाबा को पूछते हैं। तो गूगल बाबा गोल गोल घूमते हैं और सर्च करके हमारे पास जवाब ला देते हैं, चाहे कोई सा भी सवाल पूछो। ठीक गामा ओरिजिनल वैसा ही काम करता है हमारे शरीर में। आपके शरीर में अगर कोई भी बीमारी आने की शुरुआत हो रही है और आप गामा ओरिजिनल रेगुलर यूज करते हैं, ये शरीर के अंदर जाता है, गोल गोल घूमता है, ढूंढता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। थायराइड बढ़ रहा है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है कि बीपी बढ़ रहा है कि स्किन में परेशानी है कि एंजाइटी है। जहां इसको प्रॉब्लम दिखे वहां पे जाके चुपचाप अपना काम कर लेता है। इतना शानदार प्रोडक्ट है, यानी किसी को भी आप दे सकते हैं 18 साल से ज्यादा उम्र के, दे सकते हैं। Yes. करना है स्वास्थ्य रक्षा पे काम, मदद करना है लोगों की। और एक इस प्रोडक्ट के बारे में मैं बहुत विशेष जानकारी देना चाहती हूँ। नींद अगर लोगों को नहीं आती है, एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से अगर नींद नहीं आती है, उसमें भी इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। बस डोज क्या लेना है, अपने अपलाइन से बात करके डोज पे काम करिएगा। और आरसीएम का अमृत, यस, एक ऐसा प्रोडक्ट जो अकेले 500 से ज्यादा बीमारी से लड़ने का क्षमता रखता है, जो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो मोतियाबिंद से लड़ने का क्षमता बढ़ाता है। यानी आपका 3 तरह के जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, वो आपके शरीर को इस लायक तैयार करता है कि कोई भी बीमारी का कीटाणु आएगा तो सबसे पहले इससे लड़ जाएगा। ये हेल्थ का हम सबका गारंटी है। तो ऐसे प्रोडक्ट है हमारे पास। क्यों ऐसे प्रोडक्ट है? क्योंकि हमें करना है इस देश को बीमारी मुक्त देश बना सकते हैं। Yes. देखो कुछ लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रही है कि हो सकता है। एक छोटी सी कहानी से मैं बात रखना चाहूंगी कि कैसे खास करके महिलाएं जो है ना, ये जो रेशियो हमारा बिगड़ा है लगातार, इसमें मैं मानती हूँ कि अगर सबसे बड़ी गलती किसी की है तो महिलाओं की। मैं खुद भी एक महिला हूँ, लेकिन फिर भी ये मानती हूँ, क्योंकि क्या होता है, हम लोग लोगों को खुश करने के चक्कर में ना, बच्चा को जो पसंद है वही खिलाएंगे, पति को जो पसंद है वही खिलाएंगे, मतलब हम टेस्ट के पीछे हेल्थ को बिल्कुल भूल जाते हैं। जाने अनजाने कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर रहे हैं जो हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। एक छोटी सी उदाहरण मैं देना चाहूंगी। महाभारत का युद्ध याद है? Yes. उसमें एक कैरेक्टर था वीर अभिमन्यु, नाम सुना आप लोगों ने? Yes. वीर अभिमन्यु के बारे में जो कही जाती है, जब वो अपने माँ के गर्भ में थे तभी उन्होंने सीख लिया था चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है। Yes.
पिताजी बता रहे थे और माताजी सुन रही थी, ऐसा ही है ना। लेकिन जब पिताजी साथ में घर से निकलना कैसे बताने वाले थे, तब तक माताजी सो गई और बच्चे को पता नहीं चल पाया कि निकलना कैसे। अच्छा, अगर उनकी माँ को पता होता कि आज मेरे सोने से मेरा बच्चा जिंदगी भर के लिए सो जाएगा, तो सोती क्या? नहीं, कभी नहीं सोती। माँ तो वो चीज होती है कि कुछ कर जाए बच्चों को। लेकिन जरा सोचो, हम लोग तो ये बात बहुत करके आराम से निकल जाते हैं। बच्चा तो चला गया दुनिया से, माँ रह गई धरती पे। जिधर से जो आया होगा ना, एक बार तो जरूर बोला होगा कि काश उस दिन तुम नहीं सोई होती। अब वो माँ भी हर दिन मर मर के जी हुई थी कि मेरी वजह से मेरा बेटा आज दुनिया में नहीं है, जबकि गलती माँ की नहीं थी, बस माँ नाकाम थी। उनको पता नहीं था कि आज मेरे सोने से मेरे जीवन में इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरा लाल धरती से चला जाएगा। अनजाने में गलती हुई थी और उनका बेटा उनके जीवन में नहीं रहा। कहीं ना कहीं ये जो रेशियो बना है, ये अनजाने गलती का ही कारण है। पहले हमारे घर में पकवान बनता था जब त्योहार होते थे, आज जब मर्जी होता है पूरी छान लेते हैं। चलो उतना तो ठीक है। आज के समय टीवी पे प्रचार आया, लोगों ने फैशन बना लिया, मम्मी भूख लगी तो मम्मी बोलती है बेटा 2 मिनट, उस 2 मिनट में खिला क्या रहे हैं आप? अपने हाथों अपने जो प्यारे हैं, जो लाडले हैं, उनको जहर परोस कर और उन्हें प्रेम से बनाइए। मैं इस नींद से जगाने की बात कर रही हूँ। आज के समय में हिंदुस्तान की बात करूँ ना, खेत से प्लेट तक आते आते जो भी भोजन आता है हमारे पास, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे अनाज हो, उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से ज्यादा में केमिकल होता है। हम बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, मेरा बच्चा प्रेम से खाएगा, लेकिन आप मिनरल्स, विटामिन की जगह पे अनेक तरह के केमिकल खिलाते हैं अपने बच्चों को, फिर भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा। पहले वो रहेगा, इस बात का तो ख्याल करिए। इनको जिंदा रखने की जिम्मेदारी, इस समाज को जिंदा रखने की जिम्मेदारी हम औरतों की है। इसलिए आज और मैं अक्सर देखती हूँ कि जब न्यूट्रिशन की लोग बात करते हैं ना, तो महिलाएं आराम से बोल देती है बच्चा को पसंद ही नहीं आ रहा है, पी ही नहीं रहा है, मैं तो देना चाहती हूँ। आता है सवाल, बच्चा तो आजकल स्कूल भी नहीं जाना चाहता है, कितना पटाखे भेजते हैं, बेटा आज चले जाओ, तुम्हारे पसंद का लंच बनाए हैं, कल नहीं बोलेंगे जाने के लिए, आज भर चले जाओ, तुम्हारे पसंद का लंच बॉक्स दिए हैं, तुम्हारे पसंद का बैग दिए हैं, करने के लिए करते हैं, टॉफी खिलाएंगे, बच्चा चले जाओ। जितना ध्यान से आप बच्चा को स्कूल भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि स्कूल में पढ़ेगा लिखेगा तो मेरा बच्चा कामयाब बनेगा, इसलिए तो भेजते हैं ना। यस। उतनी ही शिद्दत और उतनी ही ध्यान उसके पोषक पे लगा। टेस्टी नहीं, हेल्दी खिलाइए, कर सकते हैं। पहली शुरुआत घर से, खुद के घर से। सबसे बड़ी चैलेंज क्या आती है? जैसे कि हम लोग तेल बदलने की बात करते हैं, हम तो कई पीढ़ी से सरसों तेल खा रहे हैं, हम हेल्थ कैसे खाएं, स्वाद ही नहीं आता है। आता है ना मामला भैया, कई पीढ़ी से आपके जो बाप दादा लोग थे ना, वो खेत में जाके काम करते थे, हल चलाते थे, कुदाली चलाते थे, तो उनका जो कैलोरी था वो बर्न हो जाता था। आज के बच्चे, आज के लोग खाना खाते हैं, कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं। जब हमारे जीने का जीवन शैली बदला है, तो हमारे खाने की शैली को भी बदलना पड़ेगा। पहनने में हमने बदल लिया, घूंघट से जींस तक आ गए हैं, खाने में आज भी सरसों तेल और घी खाएंगे, बदलना तो पड़ेगा ना। तैयार है? यस। इसलिए नहीं कि टीवी मिलता है, इसलिए नहीं कि टर्नओवर बढ़ाना है, इसलिए कि अगली पीढ़ी को जिंदा रखना। यस। अब कर सकते हैं 100% प्रोडक्ट यूज। यस। हो जाएगा। यस। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इतनी देर बातें करके, और इतने ध्यान से आप लोगों ने मेरी बातों को सुना।
लास्ट में एक मैसेज के साथ प्रोग्राम का समापन करना चाहती हूँ। मैंने पहले ही बोला 3000 किलोमीटर दूर से अगर आज मैं यहाँ पे आई हूँ, आज अगर मैं मेरी इनकम की बात करूँ तो आरसीएम जो इनकम दे रही है, जब जो चाहे वो करने की क्षमता रखती हूँ। मैंने मेरी जिस बेटी के लिए शुरू किया था इस सिस्टम को, जिंदगी बदलने का सोचा था, आज के समय मेरी बेटी जॉब कर रही है मुंबई में, ये उसका शौक है, मजबूरी नहीं है। लेकिन जिस कंपनी में वो जॉब कर रही है ना, उसका बॉस आता है लोकल ट्रेन से, मेरी बेटी जाती है कैब से। क्या बात। मतलब जितनी उसकी सैलरी आती हो तो उसके आने जाने पे खर्चा हो जाता है। जॉब इसलिए कर रही है क्योंकि बाहरी दुनिया का कुछ एक्सपीरियंस भी चाहिए, कुछ नए प्रोस्पेक्ट भी चाहिए, तभी तो आरसीएम में लाएंगे। लेकिन आज जॉब करना उसकी मजबूरी नहीं है, वो अपने जीवन को अपने हिसाब से जी सकती है, क्योंकि उसकी मम्मी के पास वो ताकत है कि जब जो चाहे कर सकती है। आज ही सुबह सुबह उसने मुझे डिमांड किया कि मेरा पुराना फोन खराब हो गया, एप्पल का फोन चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है ले लो, मैं पेमेंट कर दूंगी। ये पावर आज उसके मम्मी के पास, इसलिए वो ऐसा जीवन जी रही है। फिर मैं आज यहाँ पे क्यों, आज 3000 किलोमीटर दूर आप लोगों के बीच में क्यों आई हूँ? एक आग है मेरे सीने में जो आप सबके सीने में लगाना चाहती हूँ, एक नारा जो लेके मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम रही हूँ आज के समय में, कि उठो भारत के वीरों, कुछ कर चुकाना बाकी है, जन्म लिया जिस धरती पे उसका फर्ज निभाना बाकी है। अभी तो बस आगाज हुई है, अभी तो बस आगाज हुई है, अंजाम अभी तो बाकी है, और आर्थिक आजादी का अभियान घर घर में पहुंचाना बाकी है। यस तैयारी की है, इतने दूर से मुझे पकड़ के लाया, बड़ी मेहनत से लाए हैं, कितना पकड़ के लाए वो नहीं समझते हैं, क्योंकि मैं तो बस का नाम सुनते ही गा कर गई थी। एक बार जबरदस्त क्लाइंबिंग में जाऊंगी। एक ही चीज कहूंगा, सुपर से ऊपर। मैंने पहली बार सुना और बहुत शानदार, और मुझे लगा कि आज फैमिली के साथ एक प्रोग्राम होना चाहिए। ऐसा लगा सर, शानदार रहा। यस चलो, और तो मैडम को एक बार और बुला ले, अगले दिन हम बढ़िया करेंगे। मैडम का शेड्यूल लेके तैयार है ना? यस जोरदार, ये सही है। एक डेट झालोर के लिए, एक डेट पहले हमने आपको सुना नहीं था, काजी कौन है कल्याणी जी, कौन है मिश्रा जी, हमको नहीं लगा। सही बात। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। एक डेट अपन मैडम से मांग ले।